नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ एक बार फिर से हैं आचार्य आनंद। थोड़ा रगड लुक दे रहे हैं विंटर का। आप इनके ऊपर जो चादर नुमा देख रहे होंगे वो थोड़ा कंबल टाइप का, मतलब एथनिक प्लस रगड। थोड़ा दाढ़ी भी, खूंटी दाढ़ी इन्होंने बढ़ाई हुई है, लेकिन मैं पूरी तरह आज सज संवर के बैठा हुआ हूँ। अस्तु जंजी वाले होलिये में। जी। अस्तु आनंद जी, लोग देश में शर्मिंदा बहुत हो रहे हैं और हिंदुत्व को बीमारी बताने, इरेडिकेट करने की बातें मतलब लगातार हर एक तीसरे महीने कोई ना कोई ऐसी बात कर दे रहा है। महबूबा मुफ्ती कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं, बड़ी नेत्री हैं, उनकी बेटी हैं इल्तिजा। इस बार पूरा चुनाव उन्हीं के देखरेख में लड़ा गया था। नई पीढ़ी को कमान दी गई थी, लेकिन कश्मीर की जनता ने नकार दिया। अब वो कह रही हैं कि हिंदुत्व बीमारी है, और जय श्री राम का नारा लगाने वाले पता नहीं क्या आतंकी हैं, क्या हैं ये। क्या मतलब एक चलन बन गया है, क्या है, क्यों ऐसा है? देखिए, चलन इसको मत कहिए, इसको कहिए कि ये नेचर है। भाजपा जो होती है वो अपने कोर वोटर को अपने पक्ष में रखना या उसकी बात सुनने पर उतना ध्यान नहीं देती, उतना जोर नहीं देती। इसकी तुलना में महबूबा मुफ्ती जैसे जो छोटे नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता जिनको कहिए, जिनको राज्य के बाहर कोई भी नहीं जानता, अपने राज्य के बाहर वो चुनाव जीतना या लड़ना तो छोड़े, 150 की भीड़ भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों के साथ समस्या ये है कि ये अपने कोर वोटर्स को पहचानते हैं और वो क्या चाहता है उसके हिसाब से ये वास्तविक जनप्रतिनिधि है। जिस जनता ने इन्हें चुन करके भेजा है, उस जनता का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उसकी जो पूरी सोच है, पूरी जो कौम की जो सोच है, उस सोच को जी। इसने बस सामने ला दिया है, माइक पर बोल बैठी है। तो सोच जो है ओके। वो पूरी कौम की है। कुछ ऐसा नहीं है कि ये अनोखी बात है। ओके, अनोखी बात नहीं है, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होना। और जबकि आप वाशिंगटन पोस्ट से उठा के अल जजीरा, जिसको कुछ लोग जल जीरा भी कहते हैं, या कहीं का भी, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए या वाशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, विदेशी मीडिया जो है, चाइना का देख लीजिए, स्टेट कंट्रोल जो मीडिया है, कुछ भी आप देख लें तो वो आपको लगेगा कि जैसे भारत में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग लगातार हो रही है, मुसलमानों के साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, और जबकि अगर कहें तो इसका ठीक उल्टा हो रहा है। जो तथाकथित बहुसंख्यक हैं वो शोषण के शिकार हैं। देखिए, ये बहुत मजेदार चीज है। इसके लिए एक अंग्रेजी की कहावत सी चलती थी कि अगर आप डोरमैट की तरह बर्ताव करेंगे तो लोग आप में जूता पोंछ करके तो जाएंगे ही। तो महबूबा मुफ्ती या फिर उसके कोई बच्चे हों या फिर कोई छोटा मोटा दक्षिण भारत का नेता हो या फिर और ऐसे लोग हों, ये तमाम लोग ऐसे बयान देकर के निश्चिंत इसलिए बैठ सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कोई रिटेलिएशन नहीं होगा। जैसे ही उनकी समझ में ये आ जाए ना कि रिटेलिएशन होगा और बहुत बुरा वाला होगा, रिटेलिएशन कुछ वैसा हो जाएगा जैसा राजीव गांधी को भुगतना पड़ा था या इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा था, तो अगली बार वो बोलना भी बंद कर देंगे। जी। लेकिन रिटेलिएशन हो नहीं रहा है, इसीलिए ये सारी ठसक है। तो रिटेलिएशन जब तक नहीं होता तब तक आपको सुनना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। पहले कभी साल 2 साल में सुनाई दे जाता था, अब सोशल मीडिया और 24 आवर्स न्यूज़ का दौर है, तो हर 3-4 महीने में सुनाई देता है। या इस प्रश्न को उल्टा खड़ा कर दें सिर के बल, कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले जो हिंदू चुपचाप मार खा के और कट लेता था, रिपोर्टिंग भी नहीं करता था, वो अब एफआईआर लिखाने लगा है, वो रिपोर्टिंग करने लगा है, कई जगहों पर रिटेलिएट करने लगा है। इसलिए उसकी छवि गुंडा तत्व की बनती जा रही है कि अरे अरे, ये तो चुपचाप मार नहीं खा रहा है, ये रिटेलिएट कर रहा है, मतलब ये गुंडा हो गया है। नहीं मानता। गांधी ने जी। जैसा नोआबी में कहा था, वैसा ये हिंदू क्यों नहीं मानता? तो ये हिंदू जो है अच्छा। नया वाला, ये असहिष्णु है, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन इसकी असहिष्णुता जो है वो भी अभी तक पूरी नहीं है। इसे उसी लेवल तक ले जाना है जिस लेवल पर दूसरे की असहिष्णुता होती है। क्योंकि आप सीधी सी बात समझिए कि AK-47 का मुकाबला लाठी से नहीं कर सकते।
AK-47 लेकर के कोई आप पर हमला कर रहा है तो आपको भी जवाब में AK-47 ही चलाना होगा, या उससे बेहतर हथियार अगर आप चला सकें तो और ही अच्छी बात है। तो रिटेलिएशन जब तक उसी स्तर का नहीं होता जिस स्तर का रिटेलिएशन देखने की आदत है या समझ में आता हो, तब तक कोई असर नहीं होगा। आप किसी पर अंडा फेंक देने या किसी पर जूता फेंक देने, या जैसे केजरीवाल अपने लिए ही करवाता रहता था कि उस पर चप्पल चलवा दिया गया, या हाल में बिहार के एक नेता करवाते दिखाई दिए कि भई अपने ही लोगों को पैसा देकर 2000 रुपए देकर और खुद को धमकी भरा फ़ोन करवा दिया। तो ये सब जो छोटे-मोटे तरीके थे ये नहीं चलेंगे। दर्शकों को बता दूं कि ये अभी आनंद जी ने जिस नेताजी की बात की है वो पप्पू यादव हैं, और पप्पू यादव को तथाकथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी थी, और वो बड़ा नाटक हुआ था जब इन्होंने कहा था कि मैं कैसे कर दूं। फिर अभी उसमें पता चला है जांच में, या आरोपित है ये मामला, कि भाई इन्होंने अपने ही चेलों ने इनको कहा कि सर आपकी सुरक्षा बढ़वानी हो तो एक आध धमकी दिलवानी पड़ेगी। फिर इन्हीं इनके किसी चेले ने ही वो सारा धमकी का प्रपंच वगैरह किया था। अब ये मामला चल रहा है, तो हमारे यहाँ जैसे माननीयों पर जो भी मामले चलते हैं वो एक समय तक चलते रहते हैं, फिर जैसे ही खबर से गायब होते हैं, फैसला किसी का नहीं होता, कोई फैसला पहुंचता नहीं है किसी भी मामले में, क्योंकि सारे माननीय वैसे ही हैं। अदालती कार्रवाई जो है वो न्याय तक नहीं पहुँचती, न्याय छोड़िए कानून में ही उलझी रह जाती है। तो इसलिए, लेकिन आनंद जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद इधर से अब पिछले 10 वर्षों में जो एक परिवर्तन मैं देख रहा हूं, ये वो दो बड़ा साइकी में जो परिवर्तन है। वरना हमले तो चौतरफा हो रहे हैं, आपके अपने घर में हो रहे हैं, ये जो भीमवादी तथाकथित नवबौद्ध हैं, वो तो मतलब अगर आपको इस्लाम से खतरा है तो उनसे तो और ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो तो जुलूस निकाल के और देवी देवताओं को हटा रहे हैं। ऐसी चीजें जो थी ना उसकी हवा निकलने लगी है। बांग्लादेश मामले के सामने आ जाने के बाद से उसकी हवा निकलने लगी है। हुआ क्या है कि अब तो पहली बात तो ये थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा जो था उन्होंने जो दिया था, उसका सही मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अब उन्हें सही मतलब इसका समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश में जब काटे जाएंगे तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वहां भी लागू हो जाएगा। तो अगर 100 लोगों को काट दिया है तो बामन तो 3 ही कटेगा, 20 तो वो वाले कट जाएंगे, 60 वो वाले कट जाएंगे। तो ये जो जितनी जिसकी संख्या भारी है उतनी उसकी हिस्सेदारी वाला मामला है, ये वहां भी लग जाएगा, ये उनको याद नहीं था। लेकिन अब बांग्लादेश में जब ये होने लगा तो दिखने लगा। तो अचानक से जो मायावती आमतौर पर मतलब एक ही विधायक है आजकल, तो उनके पास वो भी राजपूत, लेकिन पिछड़ों की राजनीति के नाम पर तो नहीं जाना जाता है। कम से कम बिहार, यूपी और जिस इलाके को आप नवबौध वाला इलाका कह रहे हैं उस इलाके में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि मायावती जी जो हैं वो कह रही हैं कि नहीं, दलितों मतलब ब्रैकेट में हिंदुओं, और वहां ब्रैकेट में उन्होंने लिख रखा था दलितों, मतलब हिंदू दलितों को बचाया जाए। तो अचानक से अब दलित जो है वो बौद्ध नहीं रह गए, वो हिंदू हो गए, क्योंकि अब जब सामना जब सचमुच के हमलावरों से हुआ तब उन्हें समझ में आया कि हमलावर होता क्या है। इतने दिन तक जो रोग आ रहे थे उन्हें पता था कि ये रो करके हम कुछ विक्टिम कार्ड खेल करके कुछ सिंपैथी बटोर लेंगे, कुछ अपना एक दलित साहित्य खड़ा कर लेंगे, कुछ अपना एक दलित थिंकर अपने नाम के आगे जुड़वा लेंगे, तो ये सब करवा लेंगे। तो ये सब फायदा जब तक होता हुआ दिख रहा था तब तक तो सब ठीक ठाक चला। और अब जो है हिंदू भी जो है वो चढ़ के उन्हें याद दिला देते हैं। जैसे ही आप कहिएगा कि भैया अलग हो जाने और दूसरों से शामिल, तो वो फटाक से आपको याद दिला देगा। जोगेंद्र नाथ मंडल ने किया था एक बार पाकिस्तान बनाते समय, कानून मंत्री बने थे, क्या नतीजा हुआ देख लो। अब जब वो भी इंटरनेट से लैस हो गया है और वो जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम सर्च करके देख पा रहा है, तो अचानक उसकी समझ में आने लगा है कि नहीं यार यहाँ तो जगह नहीं है, उससे बेहतर जगह तो हम लोग यहाँ पे थे। राइट। ये सारी चीजें जब होने लगी हैं तो ये नवबौद्ध बिरादरी भी जो है वो अब देखिएगा कि आप छटपटा रही है वो कि किसी तरह हमें कहीं रिकॉग्निशन मिल जाए, हमें कहीं जगह मिल जाए। उनके पाले के जितने खिलाड़ी थे वो भी इधर आकर के दूसरों की गोद में बैठने लगे हैं।
दूसरों की गोद नहीं, मतलब अभी तो जो सरकार है मुझे लगता है नहीं, उसी की गोद हमारे में वालों बैठ के रहे वैसे हैं। शौक तो है नहीं, पता नहीं अब जी। हमारे वालों के वैसे शौक है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन ठीक है, अब किसी न किसी की गोद में तो बैठे हैं। हाँ, नहीं, मतलब सरकार की गोद में बैठे हुए हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो ये रातों रात पटका बदल के ना, लाल पटके से या फिर नीले पटके से अचानक जो भगवा पटका जिन्होंने धारण किया है, नहीं, अब लेकिन नीला खैर नीला पटका वो। देखिए अभी चेंज नहीं हुआ, इसको चेंज करना नहीं कहते, इसको बस इतना हुआ है कि पहले जो नीला पटका होता था वो नीला पटका होता था। अब नीले पटके पे जो प्रिंट होता है ना, जैसे पार्टी का नाम हो गया या बॉर्डर का डिजाइन हो गया, ये जो प्रिंट होता है ये भगवा कलर का आने लगा है। पहले जो था वो जी। नीले के साथ हरा झंडा दिखाई देता था, अब अचानक से जय भीम के साथ जय भीम जुड़ना बंद होने लगा है। अभी आप हाल में एक और उदाहरण आप याद कर सकते हैं, एक और बड़े नेताजी थे इनके, चंदू। जी। जी। अ, हाँ, तो वो जो चंदू था वो दिल्ली में एक मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था जो जय मीम वाला मंच था। तो जय मीम हाँ, वालों ने उसको लाठी उतार दिया गया। करके हम्म। और लात-वात मार करके मंच से उतार दिया। हाँ, माइक बहुत बेचारे बेइज्जत किया गया था। राइट। मतलब समझ लीजिए बस कपड़े नहीं फाड़े थे, धक्का-वक्का दे करके मंच से गिरा दिया था। तो बड़ी बेइज्जती हुई थी, तो अचानक से उनको समझ में आ गया कि जो ये हम जय मीम को जोड़ते रहते हैं जय भीम के साथ, वो ज़्यादा देर तक टिकने वाला है नहीं। तो इसी राइट। क्रम में देखिए कि मुंबई में जो हत्या हो गई थी एक, रघुवंश पासवान की हत्या हुई थी, प्रेम जी। प्रसंग के चक्कर। तो अधिकांश लोगों को तो वैसे रघुवंश पासवान का नाम याद नहीं होगा, लेकिन रघुवंश पासवान को एक मुस्लिम युवती से प्रेम हो गया था, जिस क्रम में उनकी हत्या करके उसके 7 टुकड़े शव के कर दिए गए थे उनके शव के। बिहार के ही युवक थे। जी। अब जब इनका शव मिला तो फिर से यहाँ इनको भारत में भी जय मीम के साथ जय भीम जोड़ने की असलियत जो है वो नज़र आने लगी। ये समझ में आने लगा कि दलित युवतियाँ अगर उधर चली जाएँ तब तो चलता है, उधर की युवती अगर इधर आने लगी तो नहीं चलता है। तो क्या दिक्कत है और क्या मामला है, बराबरी का संबंध कितना बराबरी का है, ये समझ में आने लगा। तो भागना अब जो है वो छिटकना शुरू हुआ है। इंटरनेट के दौर ने एक बहुत बड़ी चीज़ की है, वो ये है कि सच्चाई अब खुल कर के सामने आने लगी है। आप ज़्यादा दिन तक उसे छुपा नहीं सकते, कवर अप में नहीं रख सकते। जो सच है नहीं, वो सामने इसीलिए तो डिमीन करने की तमाम कोशिशों के बावजूद, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहने के बावजूद, इन लोगों को जो है तो गालियां ज्यादा होती हैं। अब वो कैसे बर्दाश्त करते हैं, क्या करते हैं, वो तो वो जाने। लेकिन मैं, अगर 10 गालियां हैं, 20 गालियां हैं शुरू में, तो फिर एक, वाह रवीश भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगे रहिए। तो इतना संबल, इतना जो उनका आत्मविश्वास है, ये मतलब मुझे देख के बहुत आश्चर्य लगता है कि आदमी इतनी गालियां बर्दाश्त कर सके। ये मतलब सच में ये इसमें ताकत की इसमें बात नहीं आपको है। इसमें आपको ट्विटर का एल्गोरिदम भी समझना पड़ेगा। ट्विटर का एल्गोरिदम या फिर जो फेसबुक वगैरह का एल्गोरिदम भी है, जो वो इस हिसाब से काम करता है कि आपका एंगेजमेंट कितना था, उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। आपके लाइक के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अब कमेंट में उसने लिखा क्या है, उसने तारीफ लिखी है या 4 गालियाँ लिखी हैं, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे उसको 50 मतलब आ नहीं है। गए तो 50 कमेंट आ गए, वो उसमें खुश हो जाएगा। हिडन फ़ायदा भी है इसमें। उस 50 कमेंट में से वो 5 गालियों वाले कमेंट जो है वो छाँट के निकाल लेगा। उसकी वॉल पे जाकर के देखेगा कि भाई गालियाँ दे रहा था और उसकी इसमें से किसकी वॉल पर जो है वो राम मंदिर की तस्वीर लगी हुई है, देवी-देवताओं की तस्वीर लगी हुई है। तो वो ऐसी किसी प्रोफ़ाइल को वो ढूँढ निकालेगा, उसकी गालियों का स्क्रीनशॉट लेगा, उसकी प्रोफ़ाइल आईडी का स्क्रीनशॉट लेगा और उसके बाद फिर से विक्टिम कार्ड प्ले करेगा कि देखो उधर वाले तो ऐसे होते हैं। तो ये उसका डबल फ़ायदा हो गया। एक तो पैसे भी मिल गए, दूसरा जो है वो अपने पाले में जो है वो विक्टिम भी बन गया, तो चंदा भी माँग पाएगा।
तो डबल फायदा है। गालियां वो तो इनवाइट कर रहे होते हैं ना। मतलब हिंदुत्व को, सनातन को गाली देके भी कुछ लोगों का पेट भरता है, कुछ लोगों का रोजगार चलता है, इल्तिजा हो या महबूबा हो इस टाइप के। और देखिए इसके इस अलावा उनका ना मामले तो में कोई हमें मकसद है ना कोई ताकत है। इस मामले में एक बहुत मजेदार सी चीज हम उस प्रॉन संपादक के बारे में कहा करते थे। प्रॉन संपादक को भी याद होगा। प्रॉन कहते हैं या जी पॉन कहते हैं? पॉन। पॉन संपादक। जी तो वो इंडिया टुडे के लिए पॉन वगैरह जो संपादन किया करता था, और शुरू किया था उसने। शुरू तो नहीं किया था एग्जैक्टली, हिंदी वाले में शुरू किया था शायद, जी क्योंकि शुरू भी इतने इतने लायक भी नहीं है कि शुरू कर सके कुछ। तो खैर, वो जो पौंड संपादक थे, पौंड संपादक महोदय जब गालियां दिया करते थे, तो उनको हम कहा करते थे कि देखिए भाई, ऐसा है कि पैरासिटामोल का असर पैरासिटामोल वाला ही होगा। आप उसको चूरन समझ के अगर फाँक रहे हैं, तो उससे वो पैरासिटामोल बदल करके चूरन नहीं हो जाता। तो आप जो राम का नाम इतनी बार ले रहे हैं, भले गालियां देने के लिए ले रहे हो, लेकिन असर वही होगा जो राम नाम का होता है। उससे आपको नुकसान नहीं होगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। तो चलिए, तो दर्शकों, श्रोताओं, आपने देखा कि राम राम का नाम जो है, राम का नाम, वह आपको भवसागर तरवा ही देगा। अब चाहे इल्तिजा मुफ्ती लें या फिर वो नाबदानी कीड़ा ले, राम का नाम अगर ले रहे हैं, हिंदुत्व का घोष अगर कर रहे हैं, तो ठीक है, जय सिया राम, वो भी कभी ना कभी तर ही जाएंगे। फिलहाल लेंगे एक विराम, तब तक के लिए कीजिए आराम, दीजिए आज्ञा। जय जय सिया राम। जय श्री राम।